नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीटेट वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डले हुए हैं। वहाँ पर आपको 6 प्रैक्टिस सेट में लगभग 180 प्रश्न देखने मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेट में हम बात करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट 30 और प्रश्नों के बारे में, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। कितने क्वेश्चन आपके 30 में से सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इन 4 में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस? तो इसका सही आंसर क्या है? कवक आपका जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं होता है। अभी क्या होता है? कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। कवक आपका क्या है? जैविक घटक है, जो प्रायः उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं और इससे निर्मित सामान्य पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये इनका काम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपकी? इसका आंसर लगभग आप सभी को पता होगा। ये कहाँ पर है? गुजरात में। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिन पर आगे प्रश्न आपके बन सकते हैं। एशियाई सिंह का घर, एशियाई सिंह का घर कौन सा कहलाता है आपका? गिर अभ्यारण्य को बोलते हैं, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई है। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एशियाई शेर पर कई बार प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है? गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि आपका गुजरात में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी प्रदूषण का मापन करती है या फिर इससे संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर सर्वे ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या करता है? प्रदूषण के मापन को देखता है। इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीपीसीबी। सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय की तकनीकी सेवा प्रदान करता है। तो ये इसका काम होता है। इसका मुख्यालय, फुल फॉर्म और स्थापना आप ध्यान रखेंगे। इन पर आगे चल के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो एक प्रश्न से आप लोग को यहाँ पर कई सारी चीजें सीखने मिलेंगी, जिनसे आपके आगे चल के प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? तो ये किसके नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपका बनता है। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या फिर सांपो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। तो इससे आपका प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? माजुली है। कौन सी नदी पर स्थित है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? यहाँ पर स्थायी सदस्यों की बात की गई है, ना कि अस्थायी की। तो स्थायी कितने हैं आपके? 5 सदस्य आपके स्थायी हैं। अस्थायी कितने होते हैं? इन सब के बारे में यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं आपके? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। तो इनके नाम आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य इनमें से कौन नहीं है। 3 इनमें से नाम दे देंगे और एक किसी और देश का नाम देंगे, और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1972 में, 1962 में या फिर 1975 में? तो ये कब पारित किया गया था आपका? 1972 में। इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के जुर्माने और दंड का प्रावधान किया गया था। तो इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, तो इनके संशोधित नियम भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या फिर सोवियत संघ? तो इसमें से किससे लिया गया था इसको? सोवियत संघ से इसे लिया गया है। इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है।
1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में आपका संविधान संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी? 11 है। इनके अनुच्छेद और भाग आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है आपकी? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी है। कई सारे लोग इसका आंसर जम्मू कश्मीर टिक करते हैं क्योंकि अधिकतर घाटियां जम्मू कश्मीर में देखने मिलती हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है आपका? उत्तराखंड। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले की हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ये कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में। तो एम्स्टर्डम में आपका क्या है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। इसके बारे में कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, इसलिए इससे आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो इन 4 में से कौन सा सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला में जलने वाला है, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन 4 में से एलपीजी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? चौथा वाला इसमें से सही नहीं है आपका, बाकी ये तीनों यहाँ पर सही है। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान लगभग 55,000 रखती है। यह नीले ज्वाला के साथ जलता है जो गर्म भाग होता है। तो ये नीले ज्वाला के साथ भी जलता है, उसमें मान भी इसका ज्यादा होता है और एक ही प्राकृतिक गैस है, इसलिए क्या है? स्वच्छ ईंधन भी है। तो चौथा वाला इसका आंसर होगा, जो कि इसमें सत्य नहीं है। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों की और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप खुद से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो संदीपनी एकेडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर एमपीटेट वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। लगातार टेस्ट डलना स्टार्ट हो चुके हैं। 10 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डल चुके हैं और 2 आपके 150 प्रश्नों के फुल लेंथ टेस्ट, तो उन्हें जाकर आप लगा सकते हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन वहां पर आपके रखे जाएंगे जिनके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है और विद सॉल्यूशन आपके प्रश्न वहां पर रखे गए हैं। तो उनसे भी आपको कई सारी चीजें सीखने मिलेंगी। पहले 50 लोगों के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। फर्स्ट 50 कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो टेस्ट सीरीज 299 की है ये मात्र 149 रुपए में पड़ जाएगी। कूपन कोड आप जरूर अप्लाई करें क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर 299 में से परचेस कर रहे हैं बिना कूपन अप्लाई किए। आपको कूपन अप्लाई करना है। फर्स्ट 50 कूपन कोड है जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल सके और आप मात्र 149 रुपए में इसे खरीद पाएं। पहले जो भी 50 लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए 50% डिस्काउंट रखा गया है। लगभग 50 लोग आपके कंप्लीट होने वाले हैं। हो सकता है आज 50 लोग कंप्लीट हो जाएं तो कल से आपका ऑफर चेंज हो जाएगा और 149 से ज्यादा रेट इसका हो सकता है, तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की है? अरस्तु ने, मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी रचना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में? तो इसका आंसर क्या है आपका? हेग में स्थित है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधि में 5 अध्याय और 70 आपके अनुच्छेद हैं, तो इन पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? समताप मंडल, क्योंकि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा जहां पर तापमान क्या होता है? लगभग स्थिर होता है, वो सारी चीजें आपकी कांस्टेंट होती हैं। वहां पर क्या माना जाता है? वायुमंडल उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत होती है जिसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक होता है। इस सतह में विक्षोभ नहीं होते, यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होता है, इसलिए इसे वायुयान उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। समताप मंडल आप ध्यान रखेंगे, वायुमंडल की दूसरी परत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, व्यापार, मछली पालन या फिर खनन। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापार आपका प्राथमिक गतिविधि नहीं है। अब इसका कारण क्या है? कृषि, मछली पालन तथा खनन तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये सीधे प्रकृति पर आधारित हैं। व्यापार प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। ये तीनों आपकी क्या हैं? प्रकृति पर डायरेक्ट आधारित हैं, इसलिए इनको प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। लेकिन व्यापार आपका प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही नहीं है? कांडला बंदरगाह गुजरात है, तूतीकोरिन बंदरगाह केरल, न्यावसवा बंदरगाह महाराष्ट्र, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें से गलत है? तूतीकोरिन बंदरगाह आपका गलत है, क्योंकि केरल की जगह कहाँ पर है? आपका चेन्नई में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? चेन्नई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? आपका चेन्नई में है। तो यहाँ पर आपका केरल की जगह चेन्नई होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, घाटी से मैदान की ओर या फिर स्थल से समुद्र की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्थल से समुद्र की ओर। अब इसके कारण कहाँ पर वर्षा होती है, इस पर भी प्रश्न आपका बन जाता है। लौटते हुए मानसून में पवनें स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इस मानसून के द्वारा शीतकाल के समय कोरोमंडल तट तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में कौन से मानसून के कारण वर्षा होती है? आपकी स्थल से समुद्र की ओर जो चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा समुद्री सीमा नहीं है, यानी कि कौन सा राज्य समुद्र से नहीं लगा है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? सबसे ज्यादा कौन से राज्य की लगती है? इन सब पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो 9 राज्य भारत में ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है जिनकी सीमा भी लगती है, लेकिन यहाँ पर राज्यों की बात की जा रही है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 7515 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लगभग 1600 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन सा राज्य लगा है समुद्र से? गुजरात। सबसे कम कौन सा लगा है? गोवा सबसे कम भारत में तटरेखा शेयर करता है, जो मात्र 118 किलोमीटर है। तो इन पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। तो इसका संबंध किससे होता है? जीवन के अधिकार से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन के अधिकार से है। मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था। तो इस पर भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 225, 235, 250 या फिर 260। तो अधिकतम 250 सदस्य आपके हो सकते हैं। अब 250 किस प्रकार से हो सकते हैं? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जिसमें अधिकतम 250 सदस्य आपके हो सकते हैं। इसमें 238 राज्यों के और 12 सदस्य आपके ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वर्तमान में कुल कितने हैं आपके? 245 सदस्य हैं। यहाँ पर अधिकतम की बात की गई है, तो अधिकतम कितने होंगे आपके? 250 होंगे। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाती तो वर्तमान में आंसर सही क्या होता आपका? 245 सदस्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है निकल एवं लोहे से, सिलिका एवं लोहे से, निकल एवं एल्यूमिना से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो ये किससे बनी होती है आपकी? ये बनी होती है निकल एवं लोहे से। अब इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे जिन पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। इनमें निफे सबसे आंतरिक परत होती है, जिसका निर्माण निकल और आयरन से होता है। तो पहला वाला आंसर आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? 4100 किलोग्राम, 3900, 2190 या फिर 5200 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुल वजन की बात की गई है 3900 किलोग्राम। अब 3900 किलोग्राम आपका कैसे वजन बना है या फिर इसे लॉन्च कब किया गया था? प्रणोदन मॉड्यूल का वजन अकेले 2148 किलोग्राम है तथा लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में हैं, जिसका वजन कितना है? 1752 है। तो यहाँ पर टोटल दोनों को मिला के कितना वजन हो जाता है आपका? 3900 किलोग्राम वजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान 3 के कुल वजन की बात की गई है। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 में, 1969 में, 1975 या फिर 1984 में। इसका सही आंसर क्या होगा? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इस पर कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं, यहाँ पर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इसे कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से इसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष शटल है? अटलांटिस, कोलंबिया, डिस्कवरी या फिर एंडेवर? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? अटलांटिस अंतिम शटल था। इसको कब बंद किया गया? अटलांटिस 21 जुलाई 2011 को नासा का अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम था जिसने अपना अंतिम और 135वां मिशन पूरा किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनसेट 3C कब लॉन्च किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2004 या फिर 2006 में? तो इनसेट 3C कब लॉन्च किया गया था आपका? 2002 में। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसकी लॉन्चिंग हुई थी आपकी 23 जनवरी 2000 को। एरियन स्पेस द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इनसेट 3 एक बहुउद्देश्य उपग्रह है। इनसेट 3C इनसेट 3 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रमा पर जवाहर पॉइंट कहाँ है? भूमध्य रेखा के पास, ध्रुवीय क्षेत्र के पास, या फिर सैकल्टन क्रेटर चंद्रमा के क्षेत्र में, या फिर दक्षिण ध्रुव में? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? सैकल्टन क्रेटर चंद्रमा के क्षेत्र में है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जवाहर पॉइंट या फिर जवाहर स्थल सैकल्टन क्रेटर के पास का क्षेत्र है जिसे चंद्रयान 1 के उतरने के लिए चुना गया था। इसका सुझाव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सा पॉइंट था आपका? जहां पर चंद्रयान 1 आपका उतरने वाला था। सैकल्टन क्रेटर एक प्रभाव गड्ढा है जो चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वायु प्रदूषण पैदा करने वाले कण पदार्थ को क्या कहते हैं? द्वंद्व, फॉर्म, पार्टिकुलेट मैटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? पार्टिकुलेट मैटर इसे कहा जाता है। इसके बारे में कुछ और चीज़ आप ध्यान रखेंगे। PM इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। यह हवा में मौजूद ठोस और तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें धूल, पराग, कालिक, धुआं और तरल बूंदें शामिल होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पश्मीना शॉल किसके बालों से बनाई जाती है? बकरी, खरगोश, भेड़ या फिर याक? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बकरी की खाल से बनाई जाती है। अब इसके बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। ये पश्मीना शॉल चांगथांग बकरी के महीन ऊन से बनाई जाती है। ये जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आपका शॉल फेमस है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी, 28 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 26 फरवरी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस पर कई और प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। तो किस कारण से मनाते हैं? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसकी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब खोज की थी इसकी? 28 फरवरी 1928 को। इसलिए 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे 1930 में इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध कार्यकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ जो बाहर का आपका वातावरण होता है, बाहर का जो आपका जीवन होता है, उसको समझने में मदद करना EVS का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या फिर इकट्ठे हुए जल के कारण होती है? तो पानी जो रुक जाता है आपका, उससे इसमें से कौन सी बीमारी बनती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक? तो इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया। मलेरिया आपका मच्छर के काटने से होता है। जैसा कि आप भरे हुए पानी में देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में मच्छर वहाँ पर हो जाते हैं। तो आपकी कौन सी बीमारी इससे होती है? मलेरिया। मलेरिया के बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। मलेरिया जल जनित रोग होते हैं क्योंकि रुके हुए इकट्ठे पानी में मच्छरों के अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है जिनके काटने से मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। पोलियो कैसा आपका विषाणु जनित रोग है और चेचक भी आपका कैसा है? विषाणु जनित रोग है। तो इनसे भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये थे आपके आज के टॉप इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न जिनसे और संबंधित कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो मैंने टोटल यहाँ पर आपको 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। तो आप 30 के हिसाब से मानकर चलें कि 210 क्वेश्चन आपके पास पहुँच चुके हैं। लेकिन उन 210 क्वेश्चन से पूरा का पूरा पर्यावरण आपका कवर हो जाएगा।
आगे भी आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे सारी वीडियो आपको मिल सकें। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स आपके शेयर किए जाएंगे, तो एप्लीकेशन पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन है। वहाँ पर आप एमपीटेट वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आपकी आधारित है और इसी प्रकार के इसी लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर आपके रखे जाएंगे। टेस्ट डालना स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे करके और भी आपके टेस्ट वहाँ पर डाले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।